हम लोग अब प्रैक्टिकल में जाते हैं और सबसे पहले हम लोग जो है ना लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल करेंगे और उसको कैसे बनाया जाता है एक एक स्टेप्स के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद में उसमें कैसे कल्टीवेशन करना है, कैसे पानी देना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स आपको एक एक स्टेप्स का हम प्रैक्टिकल कराते हैं आपको। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लें। फिर बाकी के जो हमारे पास वक्त बचेगा तो उसमें कंपोस्टिंग के भी हम लोग टॉपिक लेंगे, नर्सरी का लेंगे, डिहाइड्रेशन का लेंगे। ठीक है, ये सारी बीज बैंक के लेंगे, है ना, बीज सीड्स के लेंगे, दवा बनाने का सारा है ना। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो सारे भी आपके इसमें सिखाएंगे आपको। तो हम लोग चलते हैं फील्ड पे ही और पहले उसका प्रैक्टिकल लगाते हैं। ये आप लोगों का ग्रुप तो पहले नंबर ये है कि जब हमारी फील्ड मतलब खाली होती है तो हमें 2 बातें पहले यहाँ पर समझनी है। पहले तो फील्ड आपकी पूरी क्लीन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो है आपका फील्ड पे मटेरियल नहीं होना चाहिए मिट्टी के अलावा। ठीक है, सो पहला पार्ट है क्लीनिंग। दूसरा पार्ट होता है लेबलिंग का। लेबलिंग में हम जगह को वैसा लेबल नहीं करते हैं कि न्यूट्रल करें, उसका ढाल स्लोप मिटा दें। स्लोप नहीं मिटाना है, पर लेबल उस लेवल पे करना है कि अगर मान के चलो आपकी फील्ड में कहीं गड्ढे हो रखे हैं, कहीं कुछ हो रखा है, तो वो मेंटेन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं लेबल करना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना फिर आता है अपना ट्रीटमेंट का पार्ट। तो आप ट्रीटमेंट ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी मॉडल पे काम करते हैं आप, चाहे अंतर्वर्तीय फसल पे करें, चाहे मिक्स पे करें, चाहे इंटर पे करें, चाहे है ना किसी भी मॉडल पे काम करें, हर एक मॉडल में ट्रीटमेंट आवश्यक है। ठीक है, और ट्रीटमेंट करने के लिए आपको 100 किलो चूने की डस्ट और 50 किलो नीम का पाउडर एक आइडियल पीएच पे होना चाहिए। अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच में है तो आपका 100 किलो चूने का पाउडर डलेगा और 50 किलो नीम का पाउडर डलेगा। ठीक है, 1 एकड़ में। और इसको डालने के बाद मिट्टी को जोतना है। ठीक है, नीम का पाउडर बोला हमने। ठीक है, तो हमको नीम खली का। अरे यार आप लोग जो है ना सुनते नहीं हो, ये एक बीमारी है, हमें ये नहीं आता समझ में। हम फिर आधी चीजें बताना भूल जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि अब हमें क्या बताना है। दिमाग है भाई, आप समझो, है ना, आपका भी दिमाग है। अभी हम आपसे बोलने के पहले आपसे 10 सवाल करेंगे। हमने आपको बोला कि सवाल के लिए आपके पास अलग से हम समय दे रहे हैं, पूरा आधा घंटा बैठते हैं आपके साथ में, तो आप फिर पूछो ना। और पूछने के पहले आप हमें बोलने तो दो, हमें पता है कि आपके मन में क्या जिज्ञासा है। ऐसे थोड़ी है कि आपको आधा अधूरा ज्ञान देके भगा देंगे कि नहीं चलो आप नीम का पाउडर लिख लो और जाओ भगो। फिर कोई बात सर बता रहे हैं तो सुनो। हम आपको हमने पहले दिन क्या समझाया था कि हमें आइडियोलॉजी पे जाना है, और आइडियोलॉजी के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। पेशेंस रखो। खेती में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है पेशेंस, धैर्य, और कुछ नहीं चाहिए। पैसे की कोई जरूरत नहीं है खेती को, समझ रहे ना उसको कुछ नहीं चाहिए, धैर्य चाहिए आपका बस। ठीक है, और खेती में रिजल्ट के लिए आपको बहुत पेशेंसेबल व्यक्ति होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो। जब हमारी बात पूरी अंत तक हो जाए, जब हम खाली हो जाए, अब हम पे कुछ बोलते नहीं बन रहा, फिर उसके बाद आप बोलो। समझ गए ना? तो जब तक हमसे बोलते बन रहा है, हम वो हर सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में कहीं ना कहीं अंकुरण हो रहा होगा या अंकुरण हो चुका होगा। समझ गए ना? तो नीम का पाउडर जो है ना, नीम की निबोली से बनता है एक्चुअली, है ना। निबोली जो होती है वो नीम का फल होता है। जब वो धरती पे गिरती है तो निबोली कलेक्ट करके उसका ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, ऑयल निकलने के बाद जो वेस्ट बचती है उसको हम खल बोलते हैं। ठीक है, या उसको केक भी बोलते हैं नीम का, और उसी का हम ग्राइंड करके पाउडर कर देते हैं, तो वो नीम पाउडर है। अब आप ये कह सकते हो कि नीम का पाउडर हमें नहीं मिल रहा तो हम क्या करें? तो जनरली ये मिल जाता आसानी से, थोड़ा प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। नीम की पत्तियों को भी आप कंपोस्ट करके बना सकते हैं। और नीम की पत्तियों को क्या करना, 500 किलो पत्तियों को लेके आप एक पिट बनाना 4 फीट चौड़ा, और नीम की पत्तियों के छोटे छोटे और टुकड़े अगर हो सकते हो चाप कटर मशीन में डाल के तो कर दो, नहीं तो सीधा आप थोड़ी सी मिट्टी या थोड़ा सा गोबर मिला के और 4 फीट चौड़ा 2 फीट ऊंचा 12-15 फीट लंबा ऐसे पिट बना दो और उसको जूट के बोरे से ढक दो, है ना। और ढकने के बाद फिर उस पर हल्का सा पानी डालो, है ना। और पानी डालने के बाद उसको 20-20 दिन के अंतराल से पलटी करो, है ना। और पलटी करने के बाद जब वो पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाए एंड फिर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो 100 kg पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे करके आप नीम की पत्तियों को 100 किलो यूज़ करना है या फिर आपको, और पाउडर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 किलो करना है। और 500 किलोग्राम पत्तियों को कंपोस्ट करोगे तो वो 100 किलो बचेंगी।
तो कुल मिला के 500 किलोग्राम पत्तियां डालना है, ऐसा भी समझ सकते हो आप। ठीक है, अब ये डालना इसलिए ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, जब भी कोई एक फसल होती है तो फसल के अवशिष्ट होते हैं या बुरी जो चीज़ें होती हैं वो भी पौधा डिस्पोज के माध्यम से ज़मीन के अंदर छोड़ता है। अब इस धरती पर अच्छाई है और बुराई है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस में है ना। अच्छे जीव भी हैं, हानिकारक जीव हैं, अच्छे मनुष्य भी हैं, खराब मनुष्य भी हैं, लाभ भी है, हानि है, दिन है, रात है, हर चीज़ भगवान ने बैलेंस में बनाई हुई है। अब हर चीज़ की परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे नहीं है कि दिन के 2 बजे दोपहर में 2 बजे आपको लगे कि अब रात हो जाए तो हो जाएगी रात, ऐसे थोड़ी है। जब वो समय आएगा, वो परिस्थिति आएगी तभी रात होगी, और जब परिस्थिति और समय आएगा तभी वो दिन होगा। जी। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही लाभ और हानि का है, ऐसे ही हानिकारक जीवों का और लाभकारी जीवों का है। सबका जीवन का अस्तित्व इस धरती पर बरकरार है, किसी का ज़्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है। अब होता क्या है कि कोई बुरी चीज़ कब हावी होती है, जब अच्छाई कमज़ोर होती है तो बुरी चीज़ हावी होती है। जैसे हमने वहाँ समझाया था आपको कि खरपतवार कब हावी होता है, जब आपकी फसल नहीं होती है, कमजोर होती है सर। या फसल कमज़ोर होती है या होती ही नहीं है, तब खरपतवार हावी होता है। और अगर फसल हावी कर दो आप तो खरपतवार दब जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फसल को ही रहने का अधिकार है केवल, या केवल खरपतवार को ही रहने का अधिकार है, दोनों को रहने का अधिकार है। पर आप परिस्थिति किस चीज़ की निर्माण करते हो, खरपतवार की या फसल की। तो ऐसे ही करके मिट्टी के अंदर भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, और ये हानिकारक जीवाणुओं का इनका भी एक परिस्थिति होती है। उस परिस्थिति में ही ये पैदा होते हैं या उस समय पे ये होते हैं, और वो परिस्थिति जब नहीं होती है तो वो नहीं होते हैं। जैसे रात को निशाचर प्रवृत्ति के प्राणी एक्टिव हो जाते हैं, निशाचर प्रवृत्ति के प्राणी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब मिट्टी में जब कोई भी फसल होती है और फसल जब वो खत्म हो चुकी होती है, तो फसल की जो मतलब एक अवशिष्ट होते हैं, जैसे आप हैं, मान के चलो आप इस दुनिया में अब नहीं हैं, हम अब मान लें हम इस दुनिया में अभी नहीं हैं, तो अब क्या है, ये शरीर है ना, ये ढांचा है, अभी इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, अभी ऊर्जा नहीं है, परिस्थितियां बदल गई, अब इसमें जाके बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे फंगस, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो जिंदा में नहीं है, लेकिन मरने के बाद वो आ गई। तो ऐसे ही जब पौधा वहाँ पर जब ख़त्म होता है, कोई एक फसल कट जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसके अंदर जो अवशिष्ट होते हैं उसके शरीर के, वो जो है ना दूसरे खराब जीवों के लिए वातावरण क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम ना रहने के बाद हमारी बॉडी दूसरे जीवों का घर बन जाती है। फिर बात आ रही नहीं समझ में? ठीक उसी तरह से जब पौधा जमीन में नहीं रहता, जिंदा अवस्था में वो फसल निकल चुकी होती है, तो वो कुछ गलत जीवों के लिए वातावरण बना के चला जाता है। उस गलत वातावरण को न्यूट्रल करना होता है और फिर नई फसल लगानी होती है। अगर हम उसी वातावरण में दूसरी नई फसल लगाएंगे तो क्या होगा कि नई फसल को वो उस फसल के जो गलत जीवाणु हैं या जो वातावरण पहले से बना रखा वो उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति में मिट्टी को न्यूट्रल करना होता है, उसको सुधार करना होता है, और उसके लिए हम चूना और नीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और चूना नीम पाउडर एक परिस्थिति के लिए ही नहीं, 2 परिस्थिति के लिए काम करता है। एक तो आपकी मिट्टी के अंदर के जो हानिकारक जीवाणु होंगे उनको ख़त्म करेगा, न्यूट्रल करेगा मिट्टी को। दूसरा, चूना डालने से यूरिया तत्व अच्छे से काम करता है या नाइट्रोजन तत्व बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होता है जी। समझ रहे ना, नेचर में हर एक प्रकृति के जीवों का भी कॉम्बिनेशन है, और इसमें पेड़ पौधे, मिट्टी, पर्यावरण, वातावरण, पानी, ये सब का आपस में एक कनेक्शन है, संबंध है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन जो तत्व है, अगर मिट्टी का कैल्शियम खत्म हो गया या कम हो गया तो नाइट्रोजन कितना भी आप डाल दीजिए पौधे को नहीं लगेगा। हाँ, पहले आपको कैल्शियम बढ़ाना पड़ेगा, नाइट्रोजन अपने आप काम करने लगेगा, क्योंकि इन दोनों तत्वों का आपस में गहरा रिलेशन है। और वायुमंडल में 70% नाइट्रोजन होती है, और जब हम किसी धरती पर चूना डालते हैं तो वो नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली कलेक्ट करती है। ठीक है। सो अगर हमारे खेत में चूना कम हो गया, अच्छा अब चूना कम कैसे होता है, कैसे पता चूना कम हो गया, तो जितना हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं, बार बार नत्रजन जमीन पे डालते हैं, उसकी वजह से धरती का जो है कैल्शियम तत्व खत्म होता है। और धरती का कैल्शियम तत्व खत्म हुआ तो समझ लो धीरे 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 करके हमारे मिट्टी में चूने की डिफिशियंसी आ जाती है। तो जब हम चूना डालेंगे तो ट्रीटमेंट भी हो गया और डिफिशियंसी को भी पूरा कर दिया उसने, दोनों काम एक साथ में हो गए, है कि नहीं है। फिर उसके बाद जब हम नीम डालते हैं तो वो
मिट्टी के अंदर हानिकारक पैथोजन बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करने का काम करती है, और दूसरा नीम अपने आप में कंपोस्ट का भी काम करती है, खाद भी है, ठीक है कि दवा नहीं। भी तो है। उसकी वजह से क्या होता है, जब वो नीम जमीन के अंदर जाती है, वो कंपोस्ट होती है, तो कार्बन वैल्यू भी बढ़ती है, मिट्टी को पोषक तत्व भी मिलते हैं, और यहाँ इंसेक्ट भी कंट्रोल होते हैं। हाँ, अब एक बात यह ध्यान रखना, निबोली को कभी भी डायरेक्ट खेत में नहीं डालना। आप नीम की पत्ती को डायरेक्ट डाल सकते हो या कंपोस्ट करके डाल सकते हो, लेकिन नीम की निबोली को नहीं। और वो इसलिए नहीं क्योंकि नीम की निबोली में ऑयल होता है। अगर आप मिट्टी में परसेंटेज से ज़्यादा ऑयल डालोगे तो ये सॉइल बॉन्डेड हो जाएगी, समझ गए ना। आपस में इसके मिट्टी के कण चिपक जाएंगे और पोरोसिटी नहीं रहेगी। पोरोसिटी रहेगी तो जड़ों का विकास नहीं कमजोर हो होगा। जाएगा। तो इसलिए नीम का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, निबोली का नहीं। तो पहले ऑयल निकलना चाहिए, ऑयल निकलने के बाद जो खल बचती है उसका डस्ट पाउडर कर लो और फिर वो कर सकते हो। आप चाहो तो ये काम खुद से भी कर सकते हो, अपने बफर जोन में मेड़ों पे आप लगा दो नीम के पेड़, ठीक है। और नीम के पेड़ लगाने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दो, है ना भाई। निबोली गिरेगी तो ठीक है, उसका आप बटोर के और खुद सा एक 7-8 हज़ार रुपये का घर होममेड प्लांट आता है, उसमें आप निबोली डाल दो, ऑयल निकल आएगा तो स्प्रे के काम आएगा, और जो खल और जो वेस्ट बचेगा उसको आप ठीक है सुखा के ग्राइंड करके और खेत में इस्तेमाल कर लो। तो ऐसे एक इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार हो सकता है। आपके खेत में नीम उग रही है, आपके खेत में उनकी पत्तियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, उसी से ऑयल निकल रहा है, ऑयल कीटों को कंट्रोल कर रहा है, और उसका पाउडर खेतों में इंसेक्टिसाइड का काम कर रही है। इकोलॉजिकल बैलेंस होगा। तो कुछ पेड़ हैं जो हमारे खेतों में होना चाहिए, वो मैं आपको मतलब जो है ना लिखाऊंगा, मतलब उसकी लिस्ट भी दे दूंगा कि ये कुछ पौधे हैं जो आपके खेत पे होना चाहिए। खेती को आप अपने जैसा समझो, या खेत को अपने जैसा समझो। आप अपने जैसा कैसे समझो, पहले आप अपने ही आप को समझ लो। अपने आप को समझोगे तो यहाँ से जाने के बाद आप घर जाते हो, फॉर एग्जांपल अभी तो इस कैंपस में हो आप, है ना, आश्रम में हो आप एक अभी, है ना। तो यहाँ पे अभी जाओगे तो आपका एक बढ़िया गद्दा बिछा है, एक छत के नीचे दीवारों के अंदर कमरे के अंदर आप लेटते हो, बैठते हो, वो आपका स्थान है, ठीक है। फिर आपकी भोजन की व्यवस्था, फिर आपकी जो है ना सारी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो आप अपने जीवन में जीने के लिए, जैसे घर पे हम लोग ठीक है, अपना बेडरूम अलग होता है, सोने का स्थान अलग होता है, बैठने का स्थान अलग होता है, टीवी देखने का स्थान अलग होता है, पार्किंग का स्थान अलग होता है, चप्पल उतारने का स्थान अलग होता है, पूजा घर अलग होता है, और किचन अलग होती है। हम अपने लिए सारी व्यवस्थाएं सेट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अब देखो, जब हम किचन में जाते हैं तो सारा सेटअप होता है वहाँ पर। अगर हमारी चाय पीने की इच्छा है तो हम क्या करते हैं, इधर से चाय पत्ती निकालते हैं, इधर से दूध निकालते हैं, इधर से जो है ना अदरक डालते हैं, और क्या डालते हैं उसमें, शक्कर डालते हैं, पानी भी डालते हैं, हाँ, और इलायची डालते हैं। बर्तन चाहिए। हाँ, बर्तन चाहिए, फटाफट उठाया और हमने चाय बना के बाहर आ गए। क्लियर। ये हमारी ज़रूरत थी, इसलिए हमने वो व्यवस्था वहाँ पर की। हम चाय पीते हैं इसलिए हमने चाय पत्ती भी ला के रखते हैं, शक्कर भी ला के रखते हैं। आप रोटी खाते हो इसलिए अनाज को पिसा के रखते हो, उसको रोटी बनाने के सारे साधन रखते हो, कढ़ाई रखते हो, सारे बर्तन रखते हो, ठीक है। आपको अगर कोई भी मान के चलो दलिया खाना है तो आप अपने किचन के स्टॉक में दलिया भी रखते हो कि नहीं रखते हो। तो आप अपने जीवन जीने के लिए वो सारे साधन जुटा के एक छोटे से कमरे में रखते हो, उसको आप रसोई घर और मॉडर्न फॉर्म में किचन बोलते हो। लेकिन आप ये बताओ, एग्रीकल्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप करने जा रहे हो, इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने जा रहे हो, आपके पास उसकी कोई किचन नहीं है। आप बिना किचन के रह सकते हो क्या किसी घर में? नहीं रह सकते। तो ऐसे पेड़ पौधों को भी बिना किचन के नहीं रखना, इनका अपना किचन होना चाहिए। और इनका किचन क्या बोलता है कि हमको नीम की ज़रूरत है, हमको खट्टी छाछ की ज़रूरत है, हमको करंज के तेल की ज़रूरत है, हमको धतूरे की ज़रूरत है, हमको श्वेतार की ज़रूरत है, हमको पलास की ज़रूरत है। तो ये सारी उनके किचन के आइटम हैं, समझ गए ना। जैसे अभी इल्ली लगी तो इनको नीम का तेल चाहिए, अब नीम का तेल नहीं मिल रहा, हम ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते पता चला इल्ली होना, तब तक हमारी व्यवस्था हुई, सारा खेत निपटा दिया। तो ये हमारा गड़बड़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि आप घर में गए, आपको अब चाय पीनी है तो पहले जाएंगे भैंस खरीदने, फिर दूध लगाने वाले को ढूंढेंगे, फिर अब उन्होंने कहा चलो अब दूध की व्यवस्था हो गई, अब शक्कर के लिए चाहते हैं, फिर चाय पत्ती के लिए जाते हैं। तो ऐसे 5-7 दिन लग जाएंगे, तब तक आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। क्लियर ना। तो कुल मिला के ऑन स्पॉट वो चीज़ होना चाहिए। हम किसान को हमेशा से एडवाइस करते हैं, जैसे आप अपनी किचन सेट करते हो ना, आप किसी भी फसल को कर रहे हो उसकी भी किचन सेट आपको अपने खेत पे करनी है। कौन से ऐसे पौधे हैं जो ज़रूरतमंद है वो आपके खेत पे होना चाहिए। आज हमारे इस फार्म पे
ऐसा एक भी पौधा नहीं है जो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाए और वो हो ना। वो सारे पौधे हैं, करंजे से लेकर, नीम से लेकर, धतूरे से लेकर, श्वेतार्क से लेकर, सारे पौधे हैं। और सारी किचन हमारी तैयार है। हमें लगा अरे इसमें माहू लग रही है, ठीक है, माहू के लिए ये ट्रीटमेंट चाहिए, इसकी पत्ती चाहिए, क्या नाम से, सीताफल की पत्ती चाहिए। वहाँ गए किचन में, तोड़ा, लेके आए, बांटा, पीसा, अर्क निकाला और स्प्रे कर दिया, लो साहब माहू कंट्रोल हो गए। ये चीज़ होना चाहिए। अभी इल्लियाँ लगीं, 60 दिन पुरानी छाछ चाहिए, ड्रम में भर के रखी है, उठाया, 2 लीटर डाला, 13 लीटर पानी मिलाया, स्प्रे हो गया। तो क्या होना चाहिए कि आपका ये सेटअप होना चाहिए। जब आप जैविक खेती में बेहतरीन परफॉर्मेंस लेने के लिए जा रहे हैं तो वो सारे औजार आपके पास होना चाहिए जो इसको बेहतर बनाने के लिए चाहिए। और अगर औजार नहीं होंगे ना तो पड़ोसी हंसेगा आप पे, फिर क्या कहते, देखो हमने कहा था नहीं करना है कि नहीं है। तो हमारी तैयारी कितनी तगड़ी है ये आपके विजन से और आपकी योजना से तय होगा, एंटिसिपेट करते हैं। है कि नहीं। हाँ, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। खैर, इसकी हम पूरी लिस्ट देंगे आपको कि एक आइडल फार्म बनाने के लिए कितने ऐसे पौधे हैं जो ज़रूरी लेवल पे चाहिए होते हैं। करीब 27-28 पौधे हैं, वो एक बार आप लगा दो, मेड़ों पे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, जीवन भर काम आएंगे, आजीवन काम आएंगे, आपके ना रहने पे भी बच्चों को काम आएंगे। किचन सेट कर दी साहब आपने। तो कुल मिला के ये दिमाग में रखना कि हमें अपनी फसलों की भी किचन सेट करनी है, जैसे हमने अपनी की है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट का बहुत अपना महत्व होता है और किसी भी फसल को मतलब लगाने से पहले ट्रीटमेंट का महत्व होता है और ये साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए। और अगर इसका आप समय पूछेंगे कब होना चाहिए, तो ये मार्च से लेकर अगर जून के महीने के बीच में होता है तो सर्वोत्तम होता है, ठीक है। और अगर ये सितंबर से लेकर जनवरी के बीच में होता है तो उत्तम होता है, ठीक है। और जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है मार्च से लेकर जून का महीना। इस समय पे आप ये दोनों चीज़ें भुरक के, अभी हम इस पे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हम नहीं करेंगे पर हम आपको बताएंगे कि ये करना है। तो सबसे पहले क्या करना, क्लीन करना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लेवल करना, अगर कहीं ऊंचा नीचा हो बहुत ज़्यादा तो, और फिर तीसरा काम करना ट्रीटमेंट, और उसके लिए 100 किलो चूना, 50 किलो नीम का पाउडर इस्तेमाल करना। फिर इसके बाद जो है ना उसको इस्तेमाल करने के बाद मतलब ब्रॉडकास्ट कर देनी, ऐसी भुरक देनी है, और फिर उसके बाद उसको कल्टीवेटर कर देना, मतलब पलट देना मिट्टी में। और जब हम मिट्टी में पलट देंगे तो उस पलटने तक मतलब 15 दिन का वक्त होना चाहिए। 15 दिन के बाद हम उसको मतलब वापस वो कर सकते हैं, कोई उसमें फसल लगा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के बाद अगर आप 15 दिन का गैप दे देते हो तो फसल में उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, दवा फिर जाएगी। हाँ, और अगर मान के चलो थोड़ा कम देते हो तो परिणाम तो आएंगे पर कम आएंगे, है ना। धैर्य वाला फैक्टर काम करेगा। हाँ बस, तो जितना आप स्टे दे दोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, और अगर 2-3 महीना दे दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर वो फिर तो तो। और अच्छा हो हाँ, फिर और अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला के मिनिमम 15 डेज तो आपको देना ही देना है। लेकिन कई बार ऐसी अपवाद स्वरूप परिस्थितियाँ बनती हैं कि हम जो है ना मतलब ऐसे होता कि कई बार भाई कल फसल बोनी है और ट्रीटमेंट हमें अभी ध्यान आया कि अरे ट्रीटमेंट तो किया नहीं, तो फिर आप तात्कालिक रूप से भी कर सकते हो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ठीक है। पर उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पर फ़ायदा तो होगा, है ना। थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा पर कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब ठीक है नहीं कर पाए तो नहीं रहने दो, कर दोगे तो आपके प्लस में ही जुड़ जाएगा वो। जी जी। तो 2-3 दिन पहले भी कर सकते हो, सेम डे भी कर सकते हो, पर 15 दिन मिनिमम छोड़ोगे तो फ़ायदा अच्छा होगा, और ज़्यादा छोड़ दोगे तो और ज़्यादा होगा। बात आ गई समझ में। कोई भी मॉडल पे काम करो, चाहे अंतर्वर्तीय, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी लेयर, या कोई भी फसल किसी भी ढंग से उगाओ, कोई पौधा लगाओ, फूल लगाओ, सब्जी लगाओ, अनाज लगाओ, दालें उगाओ, सब पे ट्रीटमेंट लागू होगा। किसी भी ऐसे नहीं है कि आप वो फसल लगा रहे तो ट्रीटमेंट नहीं होना, ट्रीटमेट हर फसल का होना। जितनी बार 20 दिन हो जाए जितनी बार लगाएंगे इतनी बार ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट साल में एक बार करना, ईयर में ट्रीटमेंट एक बार होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे फसल आप साल में 2 बार लगा रहे हैं या 3 बार लगा रहे हैं तो कोई उससे हरकत नहीं है, आप साल में एक बार ट्रीटमेंट जरूर करें। हाँ, स्प्रेड करके उसको घुमा के फिर हाँ, 15 दिन छोड़ दे। स्प्रेड कर दिया हमने, ऐसे ही बिखेर दिया, और फिर जाके हमने उसको रोटावेटर कर दिया। सर एक सवाल और है सर, मल्टीलेयर लगा हुआ है तो उसमें कैसे अपन करें? उसमें भी आप ठीक है ऐसे ही बिखेर देंगे और फिर उसको जाके कल्टीवेट कर देंगे।
पानी उसके ऊपर से छिड़कना है कुछ उसको कुछ कोई पानी का छिड़काव वगैरह? नहीं, पानी का छिड़काव कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल आपको जो है ना पाउडर भुरक के और बस रोटावेटर कर देंगे। ठीक है, सिंपल तरीका और कोई नहीं है ना। सर ये अभी जैसे हम लोग तो लगा चुके हैं, अब हम ऊपर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्या लगा चुके हैं? भाई केला पपीता वगैरह वगैरह लगा दे क्या? अभी हम उसके अंदर ऊपर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाँ ऊपर से तो हाँ, वैसे भी ऐसे ही डाल के और आप उसको जोत दीजिए, हाँ पलट दीजिए रोटावेटर मिट्टी जो को। छोटा छोटा ट्रैक्टर होता है अच्छा वो उससे करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब बेड के ऊपर भी डालो तो भी वो उससे एक बार मिक्स करके छोड़ दो 15 दिन के हाँ लिए। हाँ हाँ और सर आपने कहा कि नीम खली का जो पाउडर है हाँ। उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, पर कुछ कंपनियां बोल देते हैं कि हम लोगों का जो पाउडर है उनमें 2% की 3% का एक टॉलरेंस लिमिट होता है, तो ये कितना होना चाहिए? मतलब हम तो वेंडर चेंज हो सकता है, तो उनका भी तो एक टॉलरेंस लिमिट होगा। 5% तक ऑयल हो सकता है ना, 5% तक ऑयल हो सकता है ना। और कोई बात अभी तक लेके अब हम लोग इसकी नाप तोल करते हैं। जब हमने ट्रीटमेंट कर लिया, ट्रीटमेंट करने के बाद अब हमें लेआउट करना है ना। और लेआउट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो पहले हमने अगर कहीं कोई प्लॉट खरीदा तो क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं साहब, है ना। फिर जाके पूजन कर लेते हैं, पूजन करने के बाद फिर हम नाप तोल करते हैं कि किधर हमें बेडरूम देना है, किधर क्या करना है, किधर क्या करना है, ये सब है ना। तो नाप तोल नक्शा बनाना, लेआउट करना बहुत ज़रूरी है। और लेआउटिंग के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक रफली अपने खेत के चारों कॉर्नर नापते हैं। हर एक खेत की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, कोई का खेत गोला होता है, कोई का स्क्वायर होता है, कोई का रेक्टेंगल होता है, कोई का कैसे होता है। तो हर एक खेत की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने पहले खेत का एक प्राइमरी नाप तोल फिक्स करके कागज़ पे लिखना है कि हमारा खेत का साइज़ क्या है, ठीक है कि नहीं। तो हम अभी पहले क्या करेंगे, एक मोटा मोटी एक आपको सिखाएंगे कि हमें नाप तोल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा खेत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उदाहरण के तौर पर माना कि ये खेत हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा पड़ोसी का खेत है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से अपना चारों कॉर्नर नापेंगे जहाँ से हमारी खेत की सीमाएं हैं। हमने अपने चारों तरफ की सीमाएं नाप ली। सीमाएं नापने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 5 फीट हर एक सीमा के बाहर छोड़ेंगे अपनी जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्टिक खींच के हम बांधेंगे वो हम पड़ोसी के खेत में तो नहीं बांधेंगे, वो अपने ही खेत में बांधेंगे। तो हमें मिनिमम 5 फीट के आसपास का डिस्टेंस बाहर की तरफ छोड़ना है। या तो पहले आप छोड़ के नाप लो, या फिर नाप के और फिर घटा देना, ठीक है ना। दोनों ही बातें कर सकते हैं। तो माना कि हमारा खेत के बाहर 5 फीट जगह हमारी यहाँ ऑलरेडी छूटी हुई है, यहाँ पे भी हमारी 5 फीट ऑलरेडी छूटी हुई है, उस तरफ भी छूटी हुई है, इस तरफ भी छूटी हुई है। तो हम ये मान लेते हैं कि 5 फीट छोड़ने के बाद हम यहाँ से अपना नापतोल शुरू करें। अब नापतोल जब हम करते हैं तो प्राइमरी ये हमें देखना होता है कि नापतोल हो गया। उदाहरण के तौर पर ये जगह हमारी निकली 50 फीट या 60 फीट निकली, 60 फीट मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर पूरा आखिरी तक 60 फीट निकला। ये हमने नापा तो ये भी 60 फीट निकला या 50 निकला, मान के चलो 50 निकला, ये 60 निकला। तो ये 50 और 60 5 फीट जगह छोड़ने के बाद निकला, है ना, चारों तरफ, क्योंकि वो हमें स्टे देना, इसलिए उतना मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, चारों तरफ 5-5 फीट जगह छोड़ दी और फिर जाके हमने इसमें बैम्बू लगानी है। तो अब इसमें पहले क्या करोगे आप कि अभी 60 बाई 50 नाप लिया। अब 60 बाई 50 में ये आपको तय करना है कि हमें बेड कैसे बनाने हैं, क्योंकि एक तरफ आपको 5-5 फीट पे बैम्बू लगानी है और एक तरफ आपको 6-6 फीट पे बैम्बू लगानी है। ये एक आदर्श स्थिति है जिसमें आप 5 बाई 6 की सिटिंग पर आप बैम्बू को लगाएंगे, है ना। अब आपके पोल, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ये बहुत बारीकी से देखते हैं भाई कि हमारा बैम्बू का क्या स्ट्रेंथ है ना, कितना वो है, मजबूत है, कैसा है। तो एक आइडियली पैरामीटर बोलता है कि 5 बाई 6 की सिटिंग पे लगाओ। 5 फीट का मतलब ये है कि रो से रो का बैम्बू का डिस्टेंस 5 फीट, ताकि हम जो है ना बीच में 1.5 फीट जगह छोड़ें और 3.5 फीट का हमारा बेड हो जाए, है ना। और 3.5 फीट से हम ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। क्यों? अगर 5 की जगह ये 6 फीट कर दिया तो ये बेड हो जाएगा 4.5 फीट का फिर, और 4.5 फीट के बेड में आपका हाथ जो है ना उधर तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए वो बहुत नाप तौल की स्थिति बनाई गई है 5 बाई 6। ये 6 फीट रखते हैं इसलिए नहीं कि बैम्बू की स्ट्रेंथ कमजोर है इसलिए ज़्यादा बैम्बू लगा दिए। भाई 1 एकड़ के स्ट्रक्चर में टोटल लगते हैं 1450 पोल, ठीक है। आप उसमें आप चाहें तो 450 पोल पे भी वो स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं,
लेकिन हम लोग नंबर ऑफ बैम्बू इसलिए ज़्यादा लगाते हैं कि ऊपर जो हमें क्रीपर्स ले जानी पड़ती है ना, वो संख्या में ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ रहे ना, अगर हमने 400 पोल लगा दिए तो 400 ही लताएं ऊपर जाएंगी केवल, लेकिन हमने 1450 लगा दिए तो 1450 लताएं जाएंगी ऊपर। तो वो ना ज़्यादा है ना कम है, क्योंकि डिस्टेंस हमने 5 फीट रखा और 6 फीट रखा, तो वो एकदम इक्वल फिक्स है सब कुछ मामला कि इतनी दूरी पे एक क्रीपर्स लगेगा तो वो प्रॉपर शेडो करेगा। क्लियर? तो हमने क्या करना है, अब हमें ये तय करना कि भाई 5 फीट कहाँ लगानी और 6 फीट कहाँ लगानी। तो पहले तो हमारा नाप आ गया, एग्जाम्पल हमने नाप लिया, ये 60 फीट हमारा फिक्स हो गया था, ये 50 फीट फिक्स हो गया। तो अब हमें 50 बाई 60 पे अपने जो पोल लगाने उसकी सिमेट्री बिठानी है। समझ गए ना, जो हमने पोल लगाने हैं उसकी सिमेट्री बिठानी है। तो पोल कैसे लगाने, 5 बाई 6 पे लगाने हैं। अब 60 फीट ऐसे में है तो ऐसे में 5-5 में लगाने या ऐसे में 5-5 में लगाने, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। और ये क्लियर कैसे होगा, आपके खेत के स्लोप के आधार पर, आपके खेत का स्लोप किस डायरेक्शन में है। तो मान के चलो अगर हमारा खेत का डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन का मतलब हमें फिर ऐसे में 6-6 चाहिए, और अगर ये है तो ऐसे में 6-6 चाहिए, क्योंकि रो टू रो तो 5 है, वो तो फिक्स है, और ये वाला भी फिक्स है। तो लाइन जो सीधी जाएगी वो 6-6 पे जाएगी, और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट होगी। तो अगर बेड ऐसी डायरेक्शन में बन रहा तो मतलब 6-6 ये लगेगा, और फिर उसके बाद दूसरी लाइन बनेगी तो ये 5-5 लगेगा, मतलब ये 5 लगना, ये 6 लगना। क्लियर? बेड टू बेड रहेगा 5। अब देखो, अब ढाल किस तरफ है, ये जगह के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये ढाल है हमारा, तो ये ढाल के हिसाब से ये ढाल ऐसे है, तो यहाँ पे हमको 6-6 पे लगानी। तो हमारी जगह कितनी थी, 60 फीट थी, जो 6 धाम 60 फिक्स हो गई सिमेट्री, है ना। इन केस अगर ये 62 फीट होती या 63 फीट होती, 6.2 इंचेस, हाँ, तो फिर आप क्या करते हो उस केस में। इसमें भी 2 परिस्थितियां बनती हैं कि अगर मान के चलो 63 फीट जगह आ रही, तो फिर आप देखोगे कि क्या हम इसको 66 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं क्या। तो वो किस कंडीशन में कर सकते हैं आप, वो उस कंडीशन में कर सकते हैं जब आपकी प्लॉट की साइज छोटी हो, है ना। जैसे ये हम 5 फीट छोड़ रहे हैं, 1 फुट 1.5 हाँ, तो अगर प्लॉट की साइज ये साहब 3 फीट है, 3000 स्क्वायर फीट है, 4 है, 5000 है, 10,000 स्क्वायर फीट तक है, 20,000 स्क्वायर फीट भी है, तो फिर आप मिनिमम जो बाहर डिस्टेंस छोड़ते हैं उसको 3.5 फीट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये 5 फीट को उसमें ले सकते हैं, 3.5 फीट कर सकते हैं। फिर तो हमने क्या किया कि 63 तो था ही, है ना, 63 था, हमने 3 और उठा लिया, 1.5 उधर से उठा लिया, 1.5 इधर से उठा लिया, तो हमने 6 कर दिया, एक में आ जाएगा। तो हमने एक पोल और लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पेस हमें ज्यादा मिल जाएगा, एक क्रीपर और उठ जाएगा। ठीक है कि नहीं। ये इसका हमें फिक्स करना होता है, पर वो उसी परिस्थिति पे करना होता है। हर एक बार नया होगा केस, हाँ, हर एक बार नया होगा। तो कुल मिला के ये हमको करना है। अब ऐसे ही में हम 5-5 की सिमेट्री बिठाएंगे, तो 5-5 की सिमेट्री में यहाँ पे भी 10 बैठ रहा है, यहाँ पे भी अगर कंडीशन ऐसी होती कि ये 49 होता तो हम इसको 50 कर लेते, अगर ये 51 है तो हम फिर 55 नहीं कर सकते जी, क्योंकि 2 नहीं उठा सकते इस तरफ से, ना 2 उस तरफ से उठा सकते, बहुत कम हो जाएगा फिर बाहर। एक छोड़ सकते हैं ना, हाँ, लेकिन एक छोड़ सकते हैं आप, सकते हैं फिर। ठीक है। तो ये आपको उस कंडीशन पे तय करना पड़ेगा कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं और उन परिस्थितियों के हिसाब से अब क्या डिसीजन हमारा होगा, ठीक है कि। तो ये चीजें हैं। तो लेआउट डालते समय ये आपको पहले मेंटेन करना, सबसे पहला काम है आप प्राइमरी लेवल पे अपना डिस्टेंस कॉर्नर पे मेंटेन करो, फिर 5-5 फीट जगह चारों तरफ छोड़ दो, फिर उसके बाद अपनी ढाल देखो किधर है, फिर ढाल के हिसाब से उस नाप तौल में अपनी सिमेट्री बिठाओ। क्लियर? यहाँ तक जो है ना। एक क्वेश्चन की जो बनाते हैं वो बेड बनाते हैं, हाँ, वो ढाल की ओर बनाते हैं, ढाल के डायरेक्शन में, ढाल के डायरेक्शन में। मल्टी लेयर में हमेशा बेड ढाल की डायरेक्शन में ही बने, पानी निकालने के लिए। हाँ। सर ये ग्रास दिक्कत नहीं करती खेत में? अगर आप इसमें लेयर फार्मिंग कर दोगे तो दिक्कत नहीं करेगी, अगर खुले में फसल लगाओगे ना तो करेगी 100%। हाँ, क्योंकि ये काफी दिख रही है यहाँ हाँ, पे। हाँ। ये तो एक्सपेरिमेंटल फील्ड है, तो ठीक है, ये सब होने के लिए उनको स्पेस और मिलता दूसरा एक से लोकल, जैसे अब वो खेत की बाउंड्री पे नीम डाला हुआ है, हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि नीम एक्चुअली वो ये खारा रहता है, वो जमीन को खराब करता है, तो हाँ। बोले नीम जो है वो भी मतलब मत लगाओ ऐसा।
हाँ ये नहीं, नहीं, लोकल ऐसा- धारणा है मतलब वहाँ नहीं पे नहीं, ऐसा? नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सर इमली के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है, इमली का जो पेड़ है वो ये को पीएच को और डाउन कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पूरी ज़मीन के पीएच को ऐसे डाउन नहीं करता है, पर्टिकुलर आपका वो स्पेस डाउन कर सकता है, पर ऐसा नहीं कि पूरा फार्म का पीएच का वैल्यू चेंज कर दे वो। एक आध पौधा होता है तो कोई प्रॉब्लम हाँ, उससे नहीं होता है, पूरा आप अगर बाग लगा दो नीम का तो पीएच वैल्यू बदल सकती है। हाँ, पर 2-4 पेड़ आपने मेड़ पे लगा रखे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके दायरे में जो मिट्टी है उसका फ़र्क पड़ सकता है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये लेआउट की बात समझ में आगे क्लियर हो गया। अब इसके आगे के स्टेप्स हम लोग कल करेंगे, नापतोल भी कल करेंगे, पॉइंट भी हम लोग कल डालेंगे। ठंडी हो रही है, आप लोग जाइए मंथन करिए जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, चाहे ट्रीटमेंट की बात हो, चाहे लेआउटिंग की बात हो, या और भी जो बातें हैं उन पे हम लोग कल फिर क्वेश्चन आंसर उठा के और फिर आगे कंटिन्यू सर अगर जैसे नॉर्मली एयर डायरेक्शन के ऊपर होता है, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम ढलान को अपने हिसाब से हम लोग वेरी कर सकते हैं, तो एयर अगर हमारे पास सारी ऑप्शन है कि हम ढलान अपने हिसाब से चाहे इधर बना हाँ, एक इसमें क्वेश्चन निकल के आता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि ढाल न्यूट्रल होता है, ना इस तरफ होता है ना उस तरफ होता है, तो फिर किस डायरेक्शन में बेड बनाना चाहिए, तो पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में फिर बेड बनाओ। हवा को लेकर आता है कुछ? नहीं नहीं, हवा को लेकर, सन को लेकर होता सर्दी के है, हिसाब से- फिर उसमें सर्दी के हिसाब से- सन की जो रेज होती हैं वो आपको ज़्यादा मिलती हैं। बढ़िया, पूरे से बढ़िया, पश्चिम ये अच्छा था। ठीक है ना, पूरब से पश्चिम बेड बना ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट। पूरब से क्वेश्चन पश्चिम। भी नहीं पैदा हुआ था मन में। हाँ, अगर न्यूट्रल है ढाल तो है जी। और अगर ढाल जिस डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में बेड बनेगा, फिर पूरा पश्चिम नहीं देखना।